हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सिविल एजुकेशन पीसीएस में। फरवरी मंथ का करंट अफेयर्स हम लोग कर रहे हैं और थर्ड वीक तक हो गया था। ये फोर्थ वीक का करंट अफेयर्स है। ठीक है, थर्ड वीक का जो लास्ट टॉपिक था हम लोगों ने ये भारत EFTA डेस्क यानी मंच के बारे में पढ़ा था। ये थर्ड वीक का यहाँ तक हो गया था। आज की वीडियो में करेंगे ये लास्ट वीक का। यहाँ से यहाँ पे हम लोग फरवरी मंथ का करंट अफेयर्स ख़त्म कर लेंगे इस वीडियो के बाद। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं, तो इसको थोड़ा सा देखिएगा और रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो टॉपिक कवर किए जाते हैं ये प्रीलिम के लिए करंट अफेयर्स, ठीक है, PCS मेंस के लिए ये काम आते हैं और ख़ासतौर से GS के लिए भी ये काम आता है। देखिए, पहला टॉपिक यहाँ पे WEF बैठक 2025 यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हुई है अभी 2025 में। ये दावोस में हुई है। दावोस शहर है स्विट्जरलैंड का। ठीक, तो देखिए यहाँ पे एक फैक्चुअल क्वेश्चन तो यही पूछा जा सकता है, दावोस स्विट्जरलैंड। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, WEF के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जाती हैं, पब्लिश की जाती हैं, उनके बारे में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो उनको भी हम लोग देख लेंगे। पहले मीटिंग में क्या क्या बातें हुई हैं इनको इन शॉर्ट देख लेते हैं। देखो यार, AI की तो हर एक मंच पे बात हो रही है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्रीन टेक्नोलॉजी की जो अपॉर्चुनिटी हैं और इससे फ्यूचर में होने वाली जो समस्याएं हैं या फिर चैलेंजेस हैं, इनको इन पर चर्चा की गई है। तत्काल जलवायु कार्रवाई पर यहाँ पे बल दिया गया है। ये तीसरा पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। भारत ने भी 20 लाख करोड़ से अधिक की यहाँ पे निवेश प्रतिबद्धताएं प्राप्त की, जिसमें महाराष्ट्र को कुल का 80% प्राप्त हुआ। ये बहुत बड़ी बात है महाराष्ट्र के लिए। और यूपी द्वारा भी 2029 तक, ये 2029 याद रखना, वैसे पुराना फैक्ट है हम लोग जानते हैं, 2029 तक पूर्ण रूप से निर्धनता मुक्त पर भी जोर डाला गया। तो ये दो तीन मुख्य बातें याद रखना। वार्ता की मीटिंग दावोस में हुई है। बाकी जो स्टैटिक फैक्ट होते हैं WEF के बारे में, ये भी जल्दी से रिकॉल कर लीजिए। क्लाउस, ये जो स्वाब है, इनके द्वारा स्थापना की गई थी 1971 में, लेकिन यूरोपीय प्रबंधन फोरम के नाम से की गई थी। WEF कब बना? ये 1987 में बना। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके द्वारा जो रिपोर्ट पब्लिश की जाती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट है ना, ये जो ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट होती है। GR रिपोर्ट तो ये हमेशा ही सही इंपॉर्टेंट रहती है। जेंडर गैप रिपोर्ट जो है ना, ग्लोबल जेंडर गैप। फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट, इसको भी ध्यान रखना, नई हो सकती है रिपोर्ट आपके लिए। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट और वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट, ये लास्ट वाली भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जब स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछता है तो इस रिपोर्ट के बारे में WEF ना लिख के टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ये जो UTO है ना, उसको यहाँ पे मेंशन कर देता है, तो वो सही भी लगने लगता है। यूनाइटेड नेशन टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके द्वारा पब्लिश नहीं की जाती है, WEF के द्वारा पब्लिश की जाती है। ठीक है, ये 4-5 रिपोर्ट याद रखना। देखिए, ये टॉपिक मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना। वैसे हम लोग IVF के बारे में तो जानते हैं, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन जो होता है, किसी मैरिड कपल या दंपत्ति के बच्चे पैदा नहीं होते हैं, संतान पैदा नहीं होती है, तो वो फिर IVF के जरिए संतान पैदा कराते हैं, है ना। ये सब हम लोग जानते हैं पहले से। लेकिन एक नई अभी एक विधि आई है, नई टेक्नोलॉजी सामने आई है, IVG। यहाँ पे जी का मतलब है गेमेटोजेनेसिस, गेमेटोजेनेसिस बोल लीजिए या फिर जेमेटो, जो भी। गेमेटोजेनेसिस जो है ये IVF यानी IVG जो है IVF से कहीं ज़्यादा मतलब फ़ायदे वाली है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। पहले न्यूज़ का देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, शोधकर्ताओं द्वारा IVG यानी इन वाइट्रो गैमेटोजेनेसिस जो है, इसको डेवलप किया गया। जो स्टेम सेल यार, ये यूनिक प्रकार की सेल्स होती हैं। जैसे आप इकोसिस्टम में पढ़ते हो ना, कीस्टोन स्पीसीज, तो कीस्टोन स्पीसीज से क्या समझ में आता है? मतलब वो फाउंडेशन वाली स्पीसीज होती हैं, है ना। उसी तरीके से जो स्टेम सेल हैं, ये विशेष प्रकार की सेल हैं, ये नॉर्मल सेल्स नहीं होती हैं। ये त्वचा में भी होती हैं, बाल में भी होती हैं, ब्लड में भी होती हैं। तो त्वचा, बाल, ब्लड से एकत्रित स्टेम सेल जो होती हैं, इनकी सहायता से प्रयोगशाला आधारित प्रजनन को संभव बनाया जा सकता है IVG की सहायता से। आपने IVF में, आप IVF के बारे में क्या जानते हैं? इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन जो है, इसमें जो भी कपल है ना, मेल फीमेल रहेगा कपल में, तो यहाँ पे नेचुरल स्पर्म चाहिए होता है ना, नेचुरल स्पर्म चाहिए होता है और नेचुरल एग चाहिए होता है, तब जाके संभव हो पाता है IVG, है ना, सॉरी IVF। लेकिन आप यहाँ पे IVG में क्या देख रहे हैं? IVG में आपको नेचुरल स्पर्म और नेचुरल एग की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे तो स्टेम सेल से हो जा रहा है काम, है ना। स्टेम सेल की सहायता से ही स्पर्म और एग बना लिया जाएगा और उसको फर्टिलाइज करके जाइगोट बना लिया जाएगा। फिर इस जाइगोट को फिर प्रतिस्थापित कर देंगे सैरोगेट में। ठीक है, सैरोगेट मदर जो होती है ना, सैरोगेट में। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। यहाँ पे आपको नेचुरल स्पर्म और नेचुरल एग की ज़रूरत नहीं है। और हम लोग डिटेल से देख लेते हैं। IVG में यह एक प्रजनन तकनीक है। ठीक है, इसमें त्वचा, बाल या फिर रक्त से एकत्रित जो स्टेम कोशिकाएं होती हैं, इन्हीं से अंडे और शुक्राणु बना लेते हैं। ठीक है, और
लैब में ये जो युग्मक है, मतलब अंडा और एग और स्पर्म का जो युग्मक है ना, इसको फर्टिलाइज करके जाइगोट को निर्मित किया जाता है। फिर इस जाइगोट को गर्भधारण के लिए सैरोगेट में प्रत्यारोपित कर देते हैं। क्लियर है? रिसेंट सक्सेस भी मिली है अभी IVG के बारे में। जापान ने चूहों पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया और जल्दी ही इंसानों पर भी आप देखेंगे। IVG के फायदे क्या हैं IVF के ऊपर? IVG का सबसे बड़ा फायदा तो यही देख लिया आपने कि इसमें नेचुरल स्पर्म नहीं चाहिए भाई, है ना। आप अगर 60 साल के भी हैं तो देखो, स्पर्म और एग का जो प्रोडक्शन है वो एज पर डिपेंड करता है। स्पर्म सेल हो या फिर एग सेल्स हो, ये हमेशा एक्टिव नहीं रहती हैं। एक उम्र के बाद ये एक्टिव नहीं रहती हैं, है ना। लेकिन IVG में तो ऐसा कुछ है नहीं। IVG में तो स्टेम सेल से बनना है ना, स्पर्म और एग। तो आप किसी भी उम्र के रहें, आप यहाँ पे मातृत्व और पैतृत्व जो है ना, वो अचीव कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं, नेचुरल अंडे और शुक्राणु की आवश्यकता नहीं है जैसा कि IVF में ज़रूरत होती है। फर्टिलाइजेशन से पहले हानिकारक लक्षणों को हटाया जा सकता है IVG IVG की सहायता से। मतलब ये है तो पॉजिटिव पॉइंट, लेकिन एक तरीके से बहुत खतरनाक भी है। ये एक तरीके से डिजाइनर बेबी को यहाँ पे प्रमोट कर रहा है। अगर हानिकारक लक्षणों को हटा दिया जाएगा तो आप तो उस एक तरीके से आप बेबी को डिज़ाइन कर रहे हैं ना। उसमें जो सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, सारी खूबियाँ अच्छी होनी चाहिए, वो सब डाल दोगे। अच्छा ब्रेन डाल दोगे, सुंदरता डाल दोगे, तो ये फिर मतलब मोरल रूप से तो ये बहुत गलत ही है, नैतिक रूप से बहुत गलत है। ये पेपर 4 में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, किसी भी उम्र में पितृत्व और मातृत्व प्राप्त किया जा सकता है IVG की सहायता से, लेकिन इसमें कानूनी स्थिति और नैतिक चिंताएं भी है। जैसे डिजाइनर बेबी का आपने एक देखा, तो ये कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं, ये तो अगेंस्ट द नेचर है। अनुवांशिक चयन जो है, जैसे बुद्धि का चयन है, शारीरिक लक्षण है ना, इनकी चिंताएं सब बढ़ जाएंगी। IVG जो है अधिकांश देशों में अभी भी रेगुलेट नहीं है, लेकिन IVF जो है ये तो रेगुलेटेड है ना हर कंट्री में। आप IVF की सहायता से, जिनकी भी संतान नहीं होती है वो IVF की सहायता से संतान कर ही रहे हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन IVF में भी भ्रूण का चयन शामिल है, ये ध्यान रखना। ठीक, IVF में भी भ्रूण का चयन शामिल है। स्टेटमेंट में क्वेश्चन बनाया जा सकता है। लेकिन IVG जो है इसमें तो सब कुछ चयन कर सकते हो आप, है ना। IVG में तो सब कुछ चयन कर सकते हो आप। ब्रेन चयन कर लो, अच्छा ब्रेन चयन कर लो, अच्छी बॉडी चयन कर लो, और ये जो शारीरिक विशेषताएं जो हैं वो सब कुछ डाल सकते हो। तो ये सारी मतलब कुछ चीज़ें नेगेटिव आप देख सकते हैं। तो अगर विश्लेषण के लिए क्वेश्चन आएगा तो कर लीजिएगा। चलिए, प्रोजेक्ट चीता देखिए, अभी रिसेंट में न्यूज में था, कुछ शावक वगैरह पैदा हुए हैं, उसी के चलते ये न्यूज में था। तो प्रोजेक्ट चीता तो ये नया प्रोजेक्ट है ना, 2022 में ही ये लॉन्च किया गया था, जब बाहर से आए थे चीता, है ना। अफ्रीकी चीतों को पुनः वापसी के उपलक्ष्य में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था 2022 में। मैचिंग में क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखना। भारत में चीतों की आबादी 1952 में ही खत्म हो गई थी, विलुप्त हो गए थे। अब तो हो गए, कहाँ पे लाए गए थे? नामीबिया से लाए गए थे ना, नामीबिया और साउथ अफ्रीका से। कूनो पाल में, है ना, मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क में लाए गए थे। चलिए क्वेश्चन कीजिए। फोर्ट विलियम जान रहे हैं ना, हाल ही में इसका नाम बदल कर क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया विजयदुर्ग। फोर्ट विलियम के अंदर किचनर हाउस का नाम भी बदलकर मानेकशॉ हाउस कर दिया गया, और यहीं पर सेंट जॉर्ज गेट भी उसका नाम बदलकर शिवाजी गेट किया गया। ये सारी बातें याद रखना। फोर्ट विलियम के बारे में हिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे। दो तीन बातें यहाँ पे भी लिखी हैं, रिवाइज करा दे रहा हूँ। कोलकाता में हुगली नदी के तट पर स्थित है। इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय हैं। ठीक है, द्वितीय प्रथम इस तरीके से क्वेश्चन बनाता है हिस्ट्री में, एक बार पूछा भी है। तो तृतीय याद रखना, विलियम तृतीय के नाम पर है। 1706 में इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, अब विजयदुर्ग हो गया है, अब फोर्ट विलियम नहीं रहा। हाल ही में अभ्यास साइक्लोन किन देशों के मध्य आयोजित किया गया? भारत और मिस्र। साइक्लोन किसके मध्य होता है? मिस्र और भारत के बीच में। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, हमेशा हम लोग रिवाइज करते रहते हैं, इनको एक बार और देख लीजिए। समृद्धि किसके साथ होता है? बांग्लादेश के साथ। हैंड इन हैंड चाइना के साथ होता है। शक्ति फ्रांस के साथ होता है। गरुण शक्ति इंडोनेशिया के साथ होता है। और मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ होता है। ये जो शक्ति वाले हैं ना, इनको थोड़ा ध्यान रखा कीजिए। शक्ति फ्रांस, गरुण शक्ति इंडोनेशिया, मित्र शक्ति श्रीलंका। प्रबल दोस्तिक कजाकिस्तान के साथ होता है। खंजर किर्गिस्तान के साथ होता है। नोमेटिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ होता है। अल नजा ओमान के साथ होता है। इंद्र आसान है रसिया के साथ होता है। मैत्री थाईलैंड के साथ होता है। अजय वारियर UK के साथ होता है। और USA के साथ वज्र विहार भी पढ़ते हैं हम लोग, और युद्ध अभ्यास भी पढ़ते हैं। नेपाल सूर्य किरण। ये कुछ ये एक्सरसाइज थी। चलिए, CPI 2024 भी लॉन्च हो गया है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024। रैंक पीछे हो गई है, 96 2024 में 96 रैंक है, 2023 में 93 थी। ठीक, कंपैरिजन करके स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछता है।
यहाँ पे स्कोर भी दिया जाता है ना। 0 स्कोर रहता है तो अत्यधिक भ्रष्ट माना जाता है, स्कोर 100 रहता है तो सबसे कम भ्रष्ट माना जाता है। तो 100 स्कोर तो किसी का है नहीं और ना ही किसी का 0 आता है, ऐसा कैसे हो सकता है। सीपीआई को बनाता कौन है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर जल्दी से आप लोग बताइए। चलिए, सीपीआई में सबसे बढ़िया स्थान किसका है? सबसे कम भ्रष्ट देश जो है ये डेनमार्क है, पिछली बार भी था, 2023 में भी था ये। फिनलैंड दूसरे स्थान पर है, सिंगापुर तीसरा सबसे कम भ्रष्ट देश है। ठीक। पड़ोसी देश में देखिए, बांग्लादेश की स्थिति हम लोगों से खराब है, पाकिस्तान की स्थिति हम लोगों से खराब है, श्रीलंका की स्थिति भी हम लोगों से खराब है। ठीक। चलिए, अभी एशियन फिशरीज और ये एक्वाकल्चर फोरम ये समिट हुई है, एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम, नई दिल्ली में उद्घाटन हुआ है इसका। एशियन फिशरीज एक्वाकल्चर फोरम, AFAF। देखिए, वैश्विक मत्स्य पालन और जलीय कृषि पर यह सम्मेलन होता है। अगर पहले सम्मेलन की बात करें तो ये जो सम्मेलन हुआ है भारत में हुआ है, ठीक है, न्यू दिल्ली में। इससे पहले भी भारत एक बार कर चुका है मेजबानी, भारत के द्वारा यह दूसरी बार मेजबानी है। पहली बार 2007 में कोच्चि में की गई थी। ठीक है। 1984 में कुआलालंपुर मलेशिया में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर कुआलालंपुर में। कुआलालंपुर कैपिटल है मलेशिया की। तो चलिए, ये तो हो गया जनरल फैक्ट। अब यहाँ पे भारत की स्थिति देखिए, मत्स्य पालन में कहाँ पे हम लोग लाई करते हैं ग्लोबल लेवल पर। मत्स्य निर्यात में विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर भारत की स्थिति है। ठीक है। वैश्विक मत्स्य उत्पादन में अगर बात करें तो 7.7% का योगदान भारत रखता है। ये ध्यान रखना, सेपरेट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैश्विक मत्स्य उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? 7.7%। अगर भारत की स्टेट्स की बात करें भारत में, तो शीर्ष मत्स्य उत्पादक राज्य जो है आंध्र प्रदेश, हम लोग पढ़ते हैं इनको, और दूसरे स्थान पर वेस्ट बंगाल है, तीसरे स्थान पर कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है। तो ये 2-4 इफेक्ट यहाँ पे हो गए। अब देखिए, यहाँ पे मुक्त आवागमन व्यवस्था जो है, FMR यानी फ्री मूवमेंट रिजीम, ये अभी न्यूज में है, इसके बारे में देखते हैं। ये बात कर रहे हैं हम लोग भारत म्यांमार सीमा की। देखिए, भारत और म्यांमार की जो सीमा है, अगर इसको डिस्टेंस वाइज देखें तो ये 1663 किलोमीटर की डिस्टेंस है। ठीक है। इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वो 1643 किलोमीटर है। अब इस 1643 का मतलब ये नहीं है कि पूरे पूरे डिस्टेंस पे ही, यानी पूरे 1643 किलोमीटर पे ही फेंसिंग है या फिर बाउंड्री है। इतने बड़े हिस्से में कुछ हिस्सा ऐसा भी है जहाँ पे ये फेंसिंग नहीं है, या फिर बाड़ा नहीं बनाया गया है, या फिर बाउंड्री नहीं है, और बाकी का जो किलोमीटर बचा हुआ है ना, बाकी की जो सीमा बची हुई है वो बिना बाड़ी की सीमा है। तो वहाँ से फिर आवागमन होता है, जो खासतौर से बॉर्डर पर रहते हैं लोग, और ये भी एक वजह होती है इन्फिल्ट्रेशन की, है ना। तो देखिए, अभी हाल ही में फ्री मूवमेंट रिजीम जो है, यानी मुक्त आवागमन व्यवस्था जो है, इसके तहत भारत म्यांमार सीमा पर क्रॉसिंग पॉइंट्स बने हैं, बॉर्डर गेट जिसे बोलते हैं, इनको फिर से एक्टिव कर दिया गया है, जिससे सीमा सुरक्षा के साथ साथ आवागमन को भी रेगुलेट किया जा सके। FMR हम लोगों ने सीखा कि ये बिना बाढ़ वाली पूर्वोत्तर सीमा है। ठीक है। इसके जो बॉर्डर गेट हैं, या फिर ये जो हम लोगों ने पढ़ा था अभी क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं, इनको क्यों खोला जाता है? वजह तमाम होती हैं, जैसे जैसे जातीय सगे संबंधी या फिर पारिवारिक संबंध के कारण आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए इसको शुरू किया गया था 1968 में। क्लियर है? ये फैक्ट हम लोगों ने सीखा। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कि सीमा पर रहने वाले जो लोग हैं, इनको वीज़ा और पासपोर्ट की ज़रूरत तो होती नहीं है, बस एक QR आधारित पास की ज़रूरत होती है। ये पास कौन इशू करता है? पास इशू करता है असम राइफल्स। ठीक है। असम राइफल्स जो हमारी एक CAPF है। बाकी ये असम राइफल्स के बारे में हम लोग जानते हैं, भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। 1835 में इसकी स्थापना की गई थी। पूर्वोत्तर का प्रहरी इसको बोला जाता है। पहाड़ी लोगों का मित्र के नाम से असम राइफल्स को जाना जाता है। ठीक है। तो ये जो हम लोगों ने देखा अभी कि बहुत सारी डिस्टेंस ऐसी भी है सीमा की जहाँ पे बाढ़ नहीं बना हुआ है, फेंसिंग नहीं है। तो ये पहले का जो था मुक्त आवागमन की जो सीमा थी, ये पहले 40 किलोमीटर तक थी, अब इसे कम करके 10 किलोमीटर तक कर दी गई है। ये इसका मतलब समझ रहे हैं ना? इसका मतलब है कि जैसे ये बॉर्डर लाइन है, ठीक है, तो आप अंदर तक कितने किलोमीटर तक जा सकते हैं? फ्री आवागमन कितने किलोमीटर तक का है? 10 किलोमीटर तक का। क्लियर है? या फिर इस तरफ के जो लोग हैं तो वो इस तरफ कितने किलोमीटर तक आ सकते हैं? 10 किलोमीटर। पहले ये 40 हुआ करता था। ठीक है। पहले ये 40 हुआ करता था। क्लियर है इतनी बात? चलिए, ये देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी 38वें जो राष्ट्रीय खेल हुए हैं, कहाँ पे हुए हैं? ये उत्तराखंड में हुए हैं। ठीक है। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में तो अभी हाल ही में हुए, 28 जनवरी 2025, 14 फरवरी तक। ठीक। शुभंकर क्या था? मौली था। और इसमें जो परफॉर्मर था, बेस्ट परफॉर्मर पहले पोजीशन पर है सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, और तीसरे स्थान पर ये हरियाणा लिखा हुआ है। ये थोड़ा सा स्कैनिंग में दिक्कत हो गई है, ये हरियाणा लिखा है तीसरी पोजीशन। ठीक। नंबर याद रखना है 38।
अगर 39 पूछा जाए कि राष्ट्रीय खेल जो 39 होंगे ये कहाँ पे किए जाएंगे, ये मेघालय में होंगे, ठीक है। तो 38 और 39 राष्ट्रीय खेल भी हो गया। चलिए अब एक बांस की प्रजाति के बारे में पढ़ते हैं, और इस बांस की प्रजाति का नाम है कोंडा बेदरू बांस, ठीक है। कोंडा बेदरू बांस कहाँ पे पाया जाता है? गोदावरी घाटी में पाई जाने वाली अनोखी बांस की एक प्रजाति है। कोंडा से तो समझ में आ रहा होगा, है ना। पुष्पा मूवी देखी है ना, पुष्पा मूवी, उसमें कोंडा रेड्डी एक था, कोंडा रेड्डी। कोंडा रेड्डी एक ट्राइब का नाम है, तो इस ट्राइब के बारे में भी सीखेंगे, क्योंकि ट्राइब से क्वेश्चन बनते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी से। और बाकी ये हरे सोने के बारे में भी देख लेते हैं कि भाई ये बांस में ऐसा क्या है। इस बांस को कल्चरल, पोषण संबंधी और आर्थिक दृष्टि के कारण हरा सोना भी कहा जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंस है। कोंडा बदेरू बांस जो है, इसके जो कोपल होते हैं, कोपल समझते हैं ना, जब नया नया बांस होता है तो उसको उखाड़ लिया जाता है, उसकी सब्जी भी लोग बनाते हैं। चाइनीज़ तो बहुत खाते हैं इसको, इनको बम्बू सूट्स भी कहते हैं। यानी ये जो नया नया तना बनता है ना बांस का, उसे उसे बम्बू सूट बोला जाता है। तो ये जो कोपल होती है, ये कोंडा रेड्डी जनजाति का प्रमुख आहार है, ठीक है। बम्बू सूट्स के बारे में यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने अभी समझा ही, युवा टहनियाँ जिन्हें ज़मीन से बाहर निकलते ही तोड़ लिया जाता है। इसमें न्यूट्रिशन बहुत रहता है ना, कैल्शियम रहता है, इसमें फास्फोरस रहता है, उच्च मात्रा में रहता है, जिससे हड्डियाँ मजबूत होती हैं। तो ये इसके फ़ायदे हैं, है ना, ये पोषण संबंधी फ़ायदे हो गए। बाकी इस ट्राइब के बारे में देखिए, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की एक कमज़ोर जनजाति समूह है, ठीक है, और हिंदू धर्म का पालन करती है ये ट्राइब। कुछ लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी करते हैं, कुछ लोग सेटल्ड एग्रीकल्चर भी करते हैं। दोनों प्रकार से यहाँ पे कृषि की जाती है, ठीक है। और ये बहुत ख़ास बात है इनकी, ये इको फ्रेंडली प्रैक्टिस को भी बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। जैसे इनके घर, ये जो अपने घर बनाते हैं, बम्बू, बॉटल गार्ड यानी लौकी, है ना, और बीज, सीड्स, इन सब से ये अपना घर बनाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है ना, इको फ्रेंडली प्रैक्टिस, ये एक एग्जाम्पल हो गया। याद रहेगा कोंडा रेड्डी के बारे में और बांस की प्रजाति के बारे में। चलिए गंगा सागर मेला के बारे में बताइए, कहाँ आयोजित किया जाता है। गंगा सागर के नाम से आइलैंड है, ठीक है, इसका दूसरा नाम सागर द्वीप भी है। गंगा को हटा दीजिए, सागर बन जाएगा, तो सागर द्वीप भी याद रहेगा। दो नाम है, सागर द्वीप बोल लीजिए या फिर गंगा सागर आइलैंड बोल लीजिए, एक ही बात है, वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। सागर द्वीप को गंगा सागर द्वीप भी कहते हैं। चर्चा में क्यों था? चर्चा में इस वजह से कि वाटर लेवल बढ़ रहा है यार ओशन का, वाटर लेवल बढ़ेगा तो फिर आइलैंड तो डूबेगा, तो बढ़ने के कारण फिर मेला के आयोजन में यहाँ पे समस्या हो रही है, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे भीड़ इकट्ठी होती है। कुंभ मेले के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा समागम स्थल इसको माना जाता है, ठीक। चलिए इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस देखिए, हिंद महासागर सम्मेलन, IOC। स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछता है यार PCS, देखो ये नंबर भी अब याद रखने होते हैं। ये 8वें नंबर की इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस है, ऑर्गेनाइज कहाँ पे हुई है? मस्कट में, ठीक है। मस्कट कैपिटल है ओमान की। मस्कट के बारे में एक ट्रॉपिक्स के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन पूछ ले रहा हूँ, ट्रॉपिकल सिटी किसे बोलते हैं? उसका उत्तर क्या मस्कट है? इसको वेरीफाई करके बताना, ठीक। चलिए PCS 2024 में प्री में क्वेश्चन पूछा था स्टेटमेंट में, मतलब इस सम्मेलन से, तमाम सम्मेलन से क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं आजकल PCS में, 2024 में एक एग्जाम्पल दिखा था, उसमें प्रतिनिधि का नाम पूछा था, और वो प्रतिनिधि बहुत ज़्यादा इतने फेमस भी नहीं थे, है ना, न्यूज़ में भी नहीं रहते थे, उनका नाम पूछा गया था, अगर ध्यान हो आपको। तो ये भारतीय प्रतिनिधि भी याद रखा करें। खैर ये जो S जयशंकर साहब हैं हमारे विदेश मंत्री, तो इनको तो आप लगा ले जाएंगे, लेकिन कहने का मतलब है कि अब इनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि अटेंड कौन कर रहा है ना, अटेंडी कौन है। इस बार का विषय जो था, समुद्री साझेदारी के लिए नए क्षितिज की यात्रा। मस्कट याद रखना है, S जयशंकर याद रखना है, और 8वां नंबर का था। इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस है, किस लिए है भैया? यहाँ पे भू राजनीतिक विषयों की चर्चा होती है, आर्थिक और सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होती है, ठीक है। इंडिया फाउंडेशन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, 2016 में स्थापना की गई थी सिंगापुर में, ठीक है। इंडिया फाउंडेशन है, भारत में स्थित एक थिंक टैंक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क किया हूँ मैं। ये दो जनजातियां हैं, एक का नाम है हुतू और दूसरी का नाम है तुत्सी। हुतू और तुत्सी चर्चा में रही जनजातियां। हुतू और तुत्सी किस देश से संबंधित हैं? रवांडा आपको नहीं भूलना है, ठीक है, क्योंकि रवांडा में अभी बहुत ज़्यादा संघर्ष चल रहा है। साथ में ये M23 मिलिशिया भी ध्यान रखना है कि इसको बैक कौन करता है, इसको समर्थन कौन देता है? रवांडा, ठीक। रवांडा समर्थित M23 मिलिशिया ग्रुप जो है, इसके द्वारा DRC समझते हैं, DRC एक कंट्री है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। DRC के गोमा शहर पर कब्जा करने के कारण हुतू तुत्सी संघर्ष उग्र हो गया। तो देखो, सिर्फ इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। ज्योग्राफी में एक क्वेश्चन दे देगा शहर मैच कराने के लिए और कंट्री मैच कराने के लिए, वहाँ पे पता नहीं चलेगा कि ये भाई ये शहर क्यों पूछा है।
करंट पढ़े रहेंगे तो आप लिंक कर ले जाएंगे कि ये इस वजह से पूछा गया। तो गोमा शहर ये किस कंट्री का है? डीआरसी का है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का। तो गोमा शहर पर अभी कब्जा हो गया M23 मिलिशिया का। और ये जो संघर्ष है ये आज का नहीं है, ये बहुत बहुत पुराने संघर्ष हैं, ये फिर से एक्टिव होते रहते हैं, क्योंकि गोमा शहर की इंपॉर्टेंस आप देखेंगे, मिनरल रिच सिटी है गोमा शहर। और देखें यहाँ पे M23 मिलिशिया जो है ये डीआरसी में यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में तुत्सियों की रक्षा के लिए लड़ता है, जबकि रवांडा की जो डेमोक्रेटिक फोर्स है ये हुतू के लिए लड़ती है। ये कुछ कुछ फैक्ट मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। मेन फैक्ट यहाँ पे यही जानना है आपको कि ये संबंधित कहाँ से हैं ट्राइब, ठीक है। देखिए 1994 में एक रवांडा नरसंहार हुआ था। नरसंहार समझते हैं, मासेकर है ना, सामूहिक नरसंहार। हुतू चरमपंथियों द्वारा तुत्सी समुदाय का सामूहिक नरसंहार किया गया था। तो इस नरसंहार के बारे में ध्यान रखना, ये मतलब हमेशा बनी रहती है न्यूज़ में तुत्सी हुतू, तो ध्यान रहना चाहिए। गोमा सिटी को भी नहीं भूलना है, ये बिलोंग कहाँ से करती है? डीआरसी से, ठीक है। ये डीआरसी है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और रवांडा सटा हुआ है उसी से, बाउंड्री शेयर होती है। तो इसी शहर पर कब्जा हो गया, ठीक है। डीआरसी की कैपिटल क्या है? किंशासा। रवांडा की कैपिटल कमेंट करके बताइए। चलिए कॉन्फ्रेंस है बढ़िया सी, नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पे किया गया है? म्यूनिक में, ठीक है। म्यूनिक पढ़ लीजिए, म्यूनिच पढ़ लीजिए, जर्मनी का शहर है। ये चौथा सम्मेलन था, सम्मेलन नंबर याद रखना है भाई, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे अटेंडी जो हैं ये बहुत ज़्यादा इतने न्यूज यूज में नहीं रहते हैं, तो पूछ लेगा यहाँ पे ऑप्शन में एस जयशंकर दे देगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ पे एस जयशंकर साहब नहीं है। केंद्रीय राज्य गृह मंत्री जो हैं श्री नित्यानंद राय, इनके द्वारा मीटिंग को अटेंड किया गया। कर लेंगे। नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस, नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस 2018 में फ्रांस द्वारा शुरू किया गया था। अभी आपने ऊपर पढ़ा कि ये चौथी मीटिंग है, तो चारों का यहाँ पे डिटेल देखिए। पहली मीटिंग फ्रांस में ही कर ली 2018 में, दूसरी मीटिंग ऑस्ट्रेलिया में 2019 में कर ली, तीसरी मीटिंग भारत में 2024 में, 2022 में, इससे पहले भारत में हुई थी, ठीक है। और अभी हाल ही का आप देख ही रहे हैं 2025 में जर्मनी में। कर लेंगे, ठीक है। देखें फोर्थ, भारत यूरोपीय संघ शहरी फोरम कहाँ पर आयोजित किया गया? ये जो इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है, फोरम है, मैं उन्हीं को यहाँ पे मार्क किया हूँ, मेंशन किया हूँ। चौथी भारत यूरोपीय संघ शहरी फोरम कहाँ पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। किस लिए संघ, यहाँ पे ये जो शहरी फोरम लिखा है तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा ना, सस्टेनेबिलिटी वाली कुछ बात होगी। स्मार्ट और संधारणीय शहरीकरण पर भारत और EU के बीच समन्वय और सहयोग हेतु एक उच्च स्तरीय फोरम। चलिए उसमें बस इतना ही था कि न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई। यहाँ से क्वेश्चन देखिए, यहाँ से करंट भी आपको सीखने को मिलेगा, यहाँ पे GS भी सीखने को मिलेगा। रशियन इलेक्ट्रिक ग्रिड जो है बहुत बड़ा सप्लायर है ना, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है बाल्टिक देशों में। और एक ग्रिड बहुत पुराना है ना, जब सोवियत संघ हुआ करता था उस टाइम का बना हुआ था। तो सप्लाई ये की जाती थी बाल्टिक देशों में, लेकिन अभी हाल ही में बाल्टिक देशों ने आधिकारिक रूप से रूस के सोवियत काल के इलेक्ट्रिक ग्रिड से खुद को अलग कर लिया। इस वजह से ये ग्रिड न्यूज में है। तो बाल्टिक देश हम लोग सीख लेंगे, ठीक है। कौन कौन से बाल्टिक देश होते हैं वैसे आप लोगों को पता होगा ज्योग्राफी में, है ना, मैपिंग वगैरह आप सीखे ही होंगे। वर्तमान परिदृश्य देखिए थोड़ा। बाल्टिक देशों ने 2025 तक रूस और बेलारूस से पूर्ण रूप से बिजली में स्वतंत्रता हासिल कर ली। मतलब अब इनको ज़रूरत नहीं है यहाँ से सप्लाई की, है ना, ये अब आयात नहीं करते हैं बाल्टिक कंट्री। अब यूरोपियन कंट्रीज जो होंगी वहाँ से ये जुड़ गए होंगे, क्योंकि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट आप लोग जान ही रहे हैं। रूस की ऊर्जा पर यूरोप की निर्भरता में काफ़ी कमी देखी गई। यूक्रेन और रसिया वॉर जब हुआ है ना, 2022 में शुरू हुआ था, तभी से ये सारी चीज़ें सामने देखने को मिल रही हैं। बाल्टिक कंट्री केवल 3 है, ठीक है। 3 देशों को बाल्टिक कंट्रीज बोला जाता है, इस्टोनिया, लेटविया और लिथुआनिया। इस्टोनिया, लेटविया, लिथुआनिया लाइन से हैं, मैं मैप पे भी आपको दिखा दूंगा, मैप में यहाँ पे मार्क किया हूँ। इन देशों ने 1991 में सोवियत संघ से स्वतंत्रता हासिल की। तीनों देश जो हैं ये नाटो के भी मेंबर हैं, यूरोपियन यूनियन के भी मेंबर हैं, यूरोजोन के भी मेंबर हैं, है ना। तो अब रसिया की इनको क्या ज़रूरत है ना। अब यहाँ EU से संपर्क साध लेंगे सप्लाई के लिए, वहाँ से सप्लाई हो जाएगा। ये देखिए थोड़ा, बाल्टिक सी आप देख रहे हैं, इस्टोनिया कंट्री देख रहे हैं, कैपिटल है टैलेन। लैटविया कंट्री कैपिटल है रीगा। लिथुआनिया कैपिटल है विल्नियस। बाकी ये रसिया देख रहा है, बेलारूस देख रहा है। मैपिंग से क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑर्डर याद रखिएगा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, क्लियर, यानी नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ। देखें यहाँ पे एक बढ़िया सा प्रोजेक्ट सामने दिख रहा है, प्रोजेक्ट वाटर बर्थ। ये किसका है भैया प्रोजेक्ट? ये है मेटा वालों का, मेटा का भी प्रोजेक्ट है। पर्पज क्या है? ये भैया समुद्र के नीचे केबल नेटवर्क बिछा रहे हैं, समुद्र के नीचे केबल नेटवर्क प्रोजेक्ट है।
ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा रहे हैं। कितने किलोमीटर तक बिछा रहे हैं? 50,000 किलोमीटर तक बिछा रहे हैं, मतलब हर कॉन्टिनेंट को टच कर देंगे। हर कॉन्टिनेंट को मतलब यहाँ पे हाई स्पीड डेटा जो है ना, कनेक्टिविटी हो जाएगी। और गहराई अगर देखेंगे तो देखो 7,000 मीटर यानी 7 किलोमीटर गहराई पर, और 50,000 किलोमीटर लंबाई तक। तो ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, आप यहाँ से लेंथ और डेप्थ से समझ सकते हैं। तो सभी कॉन्टिनेंट जब टच हो रहे हैं तो भारत भी आ जाएगा, अमेरिका आ जाएगा, ब्राज़ील आ जाएगा, साउथ अफ्रीका आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, और भी अन्य देश जुड़ जाएंगे। ठीक है, वैश्विक कनेक्टिविटी के लिए ये देखिए इस तरीके से ये रहेगा। 50,000 किलोमीटर लॉन्ग, 7 किलोमीटर डीप ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क। ठीक है, भारत अपना भी खुद का शुरू किया है। शुरू मतलब ऐसी प्लानिंग है, अब देखो कब तक कंप्लीट होता है। भारत भी इस क्षेत्र में कार्य कर रहा है। भारत द्वारा शुरू की जाने वाली नेटवर्क जो सिस्टम है, एक का नाम है इंडिया एशिया एक्सप्रेस। ठीक है, ए से एशिया, और यहाँ पे ई से मतलब यूरोप। तो एक होगी इंडिया एशिया एक्सप्रेस, दूसरी होगी इंडिया यूरोप एक्सप्रेस। इसको पहले भी हम लोगों ने कवर किया है ना। अब चूंकि यहाँ पे मेटा का प्रोजेक्ट आ गया तो उसके चलते इसको फिर से रिवाइज कर ले रहे हैं। इंडिया एशिया एक्सप्रेस जो है चेन्नई और मुंबई को सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया से जोड़ा जाएगा। तो ये एशिया एक्सप्रेस हो गया। यूरोप की बात करें तो इन्हीं दोनों शहरों को, यूरोप के शहर फ्रांस है, ग्रीस है, सऊदी अरब है ना, मिस्र है, जिबूती है। अल्टीमेटली यूरोप तक ये जाएगा, इस वजह से इसका नाम पर यूरोप एक्सप्रेस है। भले ही वो एशिया से होते हुए जा रहा। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के भी यहाँ पे शहर दिख रहे हैं, ये सॉरी कंट्रीज दिख रही हैं, मिस्र दिख रहा है, जिबूती दिख रहा है। ठीक है, चलिए देखें छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती कब मनाई जाती है, ये ध्यान रखना। 19 फरवरी जन्म होता है इनका, 19 फरवरी 1630 को। शिवनेरी दुर्ग। कितने दुर्ग पढ़ते हैं हम लोग मराठा साम्राज्य में? बहुत सारे दुर्ग हैं, है ना। इनका एक स्पेसिफिक नाम भी है, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। पुणे। चलिए मार्क कीजिए इंपॉर्टेंट। ऑपरेशन हस्का नाइट, ये क्या है भाई? ऑपरेशन हस्का नाइट देखें, एक ऑपरेशन है ये चार देश का, चार देश के द्वारा बोको हराम आतंकवादी समूह के खिलाफ सैन्य अभियान है। ये अभी 6 महीने पहले स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इसका भी हाल ही में समापन हुआ, इस वजह से न्यूज में था। जब शुरू किया होगा तब भी ये न्यूज में था, अब खत्म हुआ तब भी न्यूज में है। 20 फरवरी 2025 को यह अभियान खत्म हो गया। 300 जिहादियों को मार दिया गया इस अभियान के द्वारा, इस ऑपरेशन के द्वारा। ठीक है, बोको हराम के जो आतंकवादी थे, 300 लोगों का यहाँ पे डेटा है। ये 300 लोगों का एक डेटा नहीं याद रखना है, बस पर्पज समझ में आना चाहिए। बोको हराम जो आतंकवादी ग्रुप है, इसका पर्पज जानते हैं? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है इस्लामी कानून को लागू करना। लेक चार्ट के आसपास का जो क्षेत्र है ये बहुत स्थिर है। ठीक है, और यहीं पे एक्टिव था भी ये ग्रुप। वहाँ पे गरीबी बहुत है, जलवायु परिवर्तन के कारण बहुत ज़्यादा संघर्ष है, तो इस स्थिति का फायदा उठाता है ग्रुप, और लोगों से जबरन इस्लामी कानून को फॉलो करने के लिए ये जोर देता है। बोको हराम क्या है? टेररिस्ट ग्रुप है। ठीक है, नाइजीरिया में एक्टिव है, बेसिकली नाइजीरिया का है। बोको हराम का वैसे हिंदी मतलब होता है जो वेस्ट की शिक्षा है वो हराम है। ठीक, चलिए ये लेक चार्ट के बारे में थोड़ा देखिए, क्योंकि ज्योग्राफी से क्वेश्चन आता है। यहीं पे ये ग्रुप एक्टिव था। ठीक, लेक चार्ट के बारे में मैंने कई बार आप लोगों से डिस्कस किया है। यहाँ पे बॉर्डर जो शेयर करती है ना, वो पूछा जाता है। तो देखो चारों कंट्री दिख रही है, 4 कंट्री में तो है ही, एक तो ये ठीक है कॉमन है। नाइजीरिया भी याद रखना है, नाइजर भी याद रखना है, और कैमरून भी याद रखना है। ठीक है, तो ये लेक चार्ट से ये 4 कंट्री बॉर्डर शेयर करती हैं, नाइजर, चार्ट, नाइजीरिया, कैमरून। तो ये है हमारा ये फरवरी मंथ का करंट अफेयर्स हम लोगों ने ख़त्म कर लिया, फरवरी 25। और मार्च की पीडीएफ फर्स्ट वीक की मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, वो मिल जाएगा आपको 2-3 दिन में। तो इसको रिवाइज कीजिए, हेल्प करेगा आप लोगों को बहुत। और पेड ग्रुप वालों को ये पीडीएफ अभी वीडियो अपलोड करने के बाद मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू।